Hello, dear student. Today we are going to discuss a very phenomenal chapter of class 10th history, that is nationalism in India. And I'll be bilingual, right? I'll try to explain everything, every topic in detail. And under this topic, under this chapter, what are the important things that we are going to discuss? First of all, uh, I'd like to give you a brief introduction about this chapter. Under this chapter, we'll be dealing about Gandhian movement. What was the reason that Gandhiji had started सत्याग्रह व्हेन ही वॉज देयर इन साउथ अफ्रीका? आप सभी को पता होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे एंड वो रिटर्न आते इंडिया 1915 में। इंडिया आने के बाद जो भी उन्होंने भारत की स्थिति को देखा है और उस परिस्थिति में भारत के अंदर किन किन कामों को करना चाहिए और किन किन मूवमेंट्स को इनिशिएट करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम इंडिया में रहने वाले लोग उनको सपोर्ट करें और जिससे उनको जल्दी आज़ादी मिल जाए। आप सभी को पता होगा इन साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज एट पिनेकल। गोरे और काले के बीच में भेदभाव था, जिसको लेके महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था वहाँ पे। और जब वो भारत आते हैं, आने के बाद उन्होंने भारत की परिस्थिति को देखते हुए कुछ अलग अलग मूवमेंट्स को शुरू किया है, जिसमें से दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अंडर दिस टॉपिक और यू कैन से अंडर दिस चैप्टर वील बी डीलिंग अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट topics that are obviously I told you that Satyagraha, about what was the vision of Mahatma Gandhi regarding Satyagraha, what was non-cooperation movement, who were the participants of non-cooperation movement, how it unfolded, right? What was the reason behind that non-cooperation movement was called off by Mahatma Gandhi? Another important movement was civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। हम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया 1930 में और उसको 1934 तक वो कहीं ना कहीं ले जा पाते हैं। बीच बीच में कौन कौन सी अड़चनें आती हैं, व्हाट वर द हिंड्रेंस व्हेन दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड एंडेड बाय 1934, राइट? इस मूवमेंट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, किन किन वर्ग के लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। आपको पता होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 1947 से पहले भी हमारे देश में बहुत मुस्लिम थे, आज भी बहुत मुस्लिम हैं, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में। बट भारत की आज़ादी से पहले 1947 से पहले हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो रिलेशन है, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का क्या पार्टिसिपेशन था, उस पार्टिसिपेशन को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो होगा खिलाफत इशू, खिलाफत मूवमेंट, है ना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। फिर हम इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर अगर अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर भारत की आज़ादी के इतने साल के बाद भी you can see indirectly or directly that lots of people from a particular caste are being discriminated because of caste discrimination thought earlier as well when we were not independent under Britishers rule। उस समय भी हमारे देश में जातिगत भेदभाव था और उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए किन लोगों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारत के अंदर, जिसमें हम डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको भीमराव अंबेडकर ने बनाया था दलितों के सुधार के लिए, है ना। वी विल रीड अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट एंड नॉर्मल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। भीमराव अंबेडकर ने भी डिमांड किया था, पूना पैक्ट के अंदर इन सारी चीज़ों का वर्णन होगा, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको पढ़ना होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं ना, वो एक साथ आ गए। तो तुमने चैप्टर 1 में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था अंडर रोमांटिसिज्म,
दैट देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाया जा रहा था। वो था आर्ट, पेंटिंग, राइट, फोक लोर्स, फोक टेल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल उसी तरीके से भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होंगे, जैसे द पिक्चर्स ऑफ भारत माता। इस पे भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे कि पहली बार भारत माता को किसने क्रिएट किया और पहली बार भारत माता को किसने पेंट किया, राइट। इसके कारण भी बहुत सारा नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे देश के अंदर किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में बढ़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि जब हमारे देश को अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उन्होंने एक अलग ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पूरे वर्ल्ड के सामने, दैट वी आर प्रिमिटिव, वी आर बैकवर्ड, है ना, वी आर इनकेपेबल टू एडमिनिस्ट्रेट आवर सेल्फ। बट एट लास्ट वी हैव टू इंटरप्रेट द हिस्ट्री टू मेक देम अवेयर। हमें उस हिस्ट्री को बदलना, लोगों के सामने अलग तरीके से पेश करना पड़ता है, जिस हिस्ट्री को इन्होंने दिखाया था कि हम बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम भारत पे एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से नहीं कर सकते, जिसके कारण अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है, हमने तो अपने ग्लोरियस हिस्ट्री को गंवाया था। उन्होंने हमें पूरी तरह से हमारे रिसोर्सेज को बिल्कुल बुरी तरीके से शोषित किया, एक्सप्लॉइट किया। एंड वी वेयर वंस अपॉन अ टाइम नोन एज सोने की चिड़िया, एंड देर वॉज नथिंग लेफ्ट व्हेन दे लेफ्ट आवर कंट्री। सो इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू री इंटरप्रेट द हिस्ट्री को दोबारे से लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी था कि वो जान सकें कि भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें थीं और हमने किन किन चीज़ों को गंवाया है। ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप शुरू के टॉपिक से शुरू कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी के कौन कौन से 2 मूवमेंट्स हैं, है ना, जो उन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है हमें कमिंग चैप्टर्स में। कांग्रेस का क्या बड़ा रोल है, कांग्रेस की क्या बड़ी भूमिका है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसमें किन किन चीज़ों का एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है, उन चीज़ों के बारे में भी हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द खिलाफत, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अंडर दिस टॉपिक विल रीड कि वर्ल्ड वार के समय और उसके अंत होने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस आया था। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस वेर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड वॉर 1। अंग्रेज हम भारतीयों को अपने फ़ौज के अंदर शामिल करके अलाइड फोर्स की तरफ से लड़वाया, जिसके कारण भी तकरीबन 8 से 10 मिलियन लोग, हमारे भारतीय लोगों की कुर्बानी थी वर्ल्ड वॉर 1 में। तो भले ही अंग्रेज ये लड़ाई जीतते हैं, ब्रिटिश ये लड़ाई को जीतते हैं, अलाइड पावर इस लड़ाई को जीतती है, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के बाद भी उनका जो भी लॉसेस हो रहा है, उनकी जो भी नुकसान हो रहे हैं, उन सारे नुकसानों की भरपाई को करने के लिए उन्होंने टारगेट भारतीयों को किया है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जिस समय ये लड़ाई चल रही थी उस समय बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों को, आप बुक में देखेंगे वर्ड है एक, फोर्स रिक्रूटमेंट, मीन्स ज़बरदस्ती लोगों को अंग्रेज़ों ने अपने फ़ौज में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोग परेशान थे। उनके अंदर एक फीलिंग आ गई दैट यू अराइव्ड इन इंडिया एंड विदाउट आवर कंसेंट यू आर फोर्सिंग अस टू पार्टिसिपेट इन योर आर्मी, दिस वाज रॉन्ग, ये कम्प्लीटली ये गलत था, जिसके कारण लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है ना। आप ब्रिटिशर्स इतने मैनिपुलेटिव थे कि उन्होंने लड़ाई के ख़त्म होने के बाद हमारे देश में पहली बार इनकम टैक्स को लगाया। हाँ, इनकम टैक्स कि आप जितना कमाओगे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्लैब को बनाया, और उस स्लैब को इंडियंस के सामने दिया कि अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू ब्रिटिश, वाई, टू कंपनसेट देयर लॉसेज दैट दे हैड फेस्ड इन वर्ल्ड वॉर 1, है ना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट, अगर आप टॉपिक्स में भी देखते हैं तो उसमें पता चलेगा, इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फिनांस्ड बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़ वेयर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, जो विनिमय की जाती, जो चीज़ों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीज़ें जाती थी उसके बीच में जो टैक्सेस था उन चीज़ों को बढ़ाया गया।
हाँ, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। दो द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। आप लड़ाई के दौरान अगर 1913 टू 1918 की बात करते हैं, उस समय हर सामान का दाम दोगुना हो चुका था, इन्फ्लेशन था, लोगों की आय तो घटती जा रही है लेकिन हर सामान का दाम बढ़ता चला जा रहा है। इट मीन्स लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और साथ साथ क्या चल रहा है, लोगों को आपने ज़बरदस्ती से अपने फ़ौज के अंदर पार्टिसिपेट करने को कहा, जिसके कारण लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होती है, राइट। वो एक बुरा दौर था भारतीयों के लिए, 1914 टू 1918 वाला दौर। और उसके साथ वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जैसे कहते हैं ना कि एक तो जला हुआ जले के ऊपर नमक को छिड़क देना, बिल्कुल वही था। एक तो भारतीयों के साथ इतना बुरा हो रहा था एंड नेचर वाज आल्सो नॉट सो मच फ्रेंडली टू अस दैट टाइम। उस समय की अगर आप बात करेंगे तो हर बहुत जगह 1918 टू 1919 1921 तक 3 से 4 साल के बीच में भारत के बहुत सारे स्टेट्स में क्रॉप का फेलियर हुआ। आप समझते जाइए, लोगों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लगाना, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा देना, इनकम टैक्स को लगाना, ज़बरदस्ती लोगों को अपने आर्मी के अंदर डालना, है ना, हर सामान का दाम दोगुना तिगुना हो जाना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हर सामान का दाम बढ़ने के साथ साथ सामान का शॉर्टेज, ये सब कुछ कम नहीं था। एक और बीमारी का दस्तक देना भारतीय समाज में, वो थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक बहुत ही बीमारी जो कि लोगों के बीच में फैलती चली जाती है। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस, आप बुक के अंदर इसको अंडरलाइन करो, इट कैन कम टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल, कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल वेयर पेरिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके अंदर बहुत सारी important 5 marks के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दैट व्हाट वर द न्यू इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन, just you justify that and what were the reason, and after that what were the things that were somehow experienced by we Indians, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द आइडियाज़ ऑफ सत्याग्रह। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ही कि गांधी जी इंडिया लौटते हैं 1915 में, एंड इंडिया लौटने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया है भारतीयों के बीच, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ही एडवाइज्ड हिम कि वाई नॉट टू टूर इंडिया को टूर करो, इंडिया के लोगों की परेशानियों को समझो। तो 1916 में गांधी जी ने इंडिया के अलग अलग हिस्सों को टूर किया है, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा है इंडिया आने के बाद। और इस प्रॉब्लम को समझते समझते उनको ये लगा कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं इस सत्याग्रह के थ्रू लोगों को न्याय दिलवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and need to search of truth. Is suggested that if the cause was true, अगर कारण सही है, if the struggle was against the injustice, अगर किसी गलत के साथ किसी सही के साथ अगर गलत हो रहा है, उस समय आपको कभी भी फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी किसी को बचाने के लिए फिजिकल फोर्स को नहीं लगाओगे। अगर आपको पता भी है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे नॉन वायलेंस के थ्रू आप लोगों को इस तरीके से परसुएड करने की कोशिश करोगे, उनको इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करोगे दैट द थिंग दैट यू आर डूइंग इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, राइट। और गांधी जी ने तो ये भी कहा है कि अगर दो कम्युनिटी है, एक सताने वाली कम्युनिटी और एक जो सताने वाली कम्युनिटी, एक सताई हुई है ना, एक ऑप्रेस्ड और एक ऑपरेसर, तो जो ऑपरेस्ड हैं उनको अगर वो सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हैं तो उनको कभी ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपने मेरे साथ ये कुछ गलत किया है तो मैं ये धरना दे रहा हूँ। नहीं, आप चुपचाप ये धरना देते जाओ। उनको जो ऑपरेसर है उनको एक दिन पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती करी है। तो गांधी जी ने बोला है कि सत्याग्रही को अपने ऊपर होने वाले अन्यायों को किसी के सामने बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चुपचाप उसका प्रोटेस्ट करो और एक दिन आएगा कि आपके ऊपर अन्याय करने वाले लोगों का जो स्थिति है, जो उनका कंसाइंस है, वो चेंज होगा। इट मीन्स यू डू नॉट हैव टू फोर्स एनीवन to realize about their mistakes. Let them realize. You do just your own work. आप चुपचाप मूवमेंट करो, प्रोटेस्ट करो। आप कभी भी उन आप पे होने वाले यातनाओं का जिक्र ना करो।
तो दिस इज़ द ओनली मोटिव। और ये भी एक गांधी जी का एक बहुत ही तरीका था, जिन तरीके को गांधी जी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी।